जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स को। तो जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के जो करंट अफेयर्स के 1000 एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसको हम 10 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज हमारा पहला पार्ट है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पुष्पेंद्र सिंह। तो पुष्पेंद्र सिंह को अभी हाल ही में भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है। दोस्तों, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख डिस्कस करते हैं। जैसे सर्वोच्च सेनापति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान कौन है? प्रतीक शर्मा। महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं सेना कौन है? साधना सक्सेना नायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? यू न्यो साब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यू न्यो साब। दोस्तों, म्यांमार की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है और भारत का पड़ोसी देश भी है। इसे पहले बर्मा कहा जाता था। नेपईदा यहाँ की कैपिटल है। यंगून यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। म्यांमार क्यात यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देशों में है चाइना, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का नया और अनोखा ब्लड ग्रुप CRIB किस राज्य की एक महिला में पाया गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो कोलार नामक स्थान है, यहाँ पर 38 साल की एक महिला में दुनिया का नया और अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया है, जिसका नाम रखा गया है CRIB। CRIB का मतलब है क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। ठीक है, तो ये एक दुनिया का नया और अनोखा ब्लड ग्रुप है जो कि कर्नाटक की एक महिला में पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संजय सिंघल को। तो दोस्तों, संजय सिंघल अब 2028 तक SSB के महानिदेशक रहेंगे। बात करें अगर हम SSB की, तो 1963 में चाइना युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य काम है भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके नए DG कौन बने हैं? संजय सिंघल। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख ने किस तिथि को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। यानी 12 अगस्त को लद्दाख में सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में जल प्रदूषण को रोकना। सिंधु नदी की बात हुई है तो इसका जो उद्गम हुआ है यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सेंगे खबब नामक जलधारा के पास से हुआ है और यह तिब्बत, लद्दाख और पाकिस्तान में बहती है। और बात करें अगर हम भारत की, तो भारत में यह लेह जिले में बहती है जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है और अंत में यह कराची के पास अरब सागर में जाकर के गिरती है। इसकी लंबाई बताई जाती है 3180 किलोमीटर की। सिंधु नदी में ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है झेलम, चिनाब, राबी, सतलज, श्योक, गिलगित और जांस्कर। अगला क्वेश्चन है, लुंगफुन रोपोई किस राज्य में स्थित है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम के लियानपुई नामक स्थान पर स्थित है लुंगफुन रोपोई नामक स्थान, जिसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है ASI के द्वारा। दोस्तों, ये जो लुंगफुन रोपोई है यह एक महापाषाण काल का स्थल है जहां पर बड़े पत्थरों पर मानव, पशु, पक्षी आदि की नक्काशी की गई है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पत्थर है उसकी ऊंचाई है 1.87 मीटर की, चौड़ाई है 1.37 मीटर की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ICC में एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा तिमोर लेत्से और जाम्बिया। तो इन दोनों देशों को अभी हाल ही में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
तो दोस्तों 20 जुलाई 2025 को आईसीसी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो तिमोर लेत्से और जाम्बिया देश है ये दोनों आईसीसी के एसोसिएट सदस्य बन गए हैं। इस प्रकार से आईसीसी में एसोसिएट सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 110 हो गई है। अच्छा, इन दोनों देशों को जो एसोसिएट सदस्य का दर्जा मिला है इसके बाद इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेल सकेंगे। देखिए, आईसीसी की बात हुई है तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं और संजोग गुप्ता अभी इसके सीईओ बने हैं और इसके जो सदस्य हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? 110 हो गए हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एडफाल्सीबैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण किस रोग के लिए किया है? आंसर हो जाएगा मलेरिया। तो मलेरिया के लिए भारत ने एक नई वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है एडफाल्सीबैक्स। इस वैक्सीन का नाम आप ज़रूर नोट करें क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वैक्सीन को किसने बनाया है? आईसीएमआर और आरएमआरसी भुवनेश्वर ने। ठीक है, इस प्रकार से ये भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया टीका है या ये भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है। और ये किस पर काम करेगी? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम पर ये काम करेगी जो कि मलेरिया का सबसे घातक रूप माना जाता है और यह ब्लड में परजीवी पहुंचने से पहले ही उसे रोक सकता है। तो ये इसकी क्षमता है। देखिए दोस्तों, मलेरिया की बात हुई है तो यह एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया की खोज की गई थी सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो कि एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। मलेरिया की पहली वैक्सीन का क्या नाम है? RTS-SAS01। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ ने। तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो अभी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनके द्वारा शपथ ग्रहण की गई थी 11 अगस्त 2022 को। इस्तीफा दिया गया है 21 जुलाई 2025 को। इस्तीफा किसको दिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। इस प्रकार से जो जगदीप धनखड़ हैं ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने सत्र के बीच में इस्तीफा दिया है, यानी मानसून सेशन चल रहा था, इसी दौरान उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और इसके अलावा वो कार्यकाल के मध्य इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा आपको याद रखना है कि डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दो ही ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं कृष्णकांत, जो कि 1997 से 2002 तक रहे हैं। तो वह एक ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है हाल ही में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है और ये जो प्रतिकृति है ये कहाँ पर लगाई गई है? तो वास्का डोबा नामक स्थान पर लगाई गई है जो कि श्रीलंका में है। इसकी घोषणा किसने की है? भारत के जो हाई कमिश्नर हैं संतोष झा जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो वास्का डोबा नामक स्थान है यहाँ पर अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। दोस्तों, ये जो प्रतिकृति लगाई गई है उसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? तो सम्राट अशोक की श्रीलंका के प्रति सेवा को सम्मान देना। इसके लिए भारत सरकार ने $15 मिलियन की भी सहायता प्रदान की है। देखिए, श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म है वो कैसे पहुंचा था, बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया था? तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने पुत्र अरहंत महिंद और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और उनके प्रयासों से ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पैन अनुवाद पुरस्कार 2025 किसने जीता है? या पैन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री ने। तो दोस्तों, भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका है गीतांजलि श्री, तो उन्हें पैन अनुवाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।
तो उनकी एक किताब है जिसका नाम है वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, जो कि एक लघु कथा है। तो इसी के लिए उन्हें पेन अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉक बेल ने। गीतांजलि श्री के बारे में आपको ये याद रखना है कि उन्हें 2022 में रेत समाधि पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। पेन अनुवाद पुरस्कार की बात करें तो ये इंग्लिश पेन संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इंग्लिश पेन संस्था एक मानवाधिकार और साहित्यिक संस्था है जो अनुवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA हुआ है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला गया है। अब हम जानते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। इसे शॉर्ट में FTA भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है मुक्त व्यापार समझौता। तो ये दो देशों के बीच में होता है और दो देश आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए इस समझौते का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटों को खत्म किया जाता है इस समझौते के तहत, और दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। तो अभी भारत और ब्रिटेन के बीच में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत की किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को। तो SBI को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, तो चाइना के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैप में, ये है चाइना का तिब्बत वाला पार्ट और ये है इंडिया। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर चाइना के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है। और आपको याद रखना है कि चाइना के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो बोला जाता है। ठीक है, तो वो यारलुंग सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। और इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का उसने नाम दिया है लोअर रीच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये कहाँ पर बन रहा है, कौन सा स्थान है? तो इंगची क्षेत्र जो कि तिब्बत में है, यहाँ पर यह बन रहा है और यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। तो अभी जुलाई 2025 में चाइना के प्रधानमंत्री ली क्यांग के द्वारा उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर बिजली का उत्पादन कितना होगा? 60,000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। हालांकि अमेरिका कई बार यूनेस्को से बाहर निकल चुका है। सबसे पहले वो 1984 में निकला था यूनेस्को से बाहर, फिर इसके बाद 2017 में और अब 2025 में वो यूनेस्को से बाहर निकल रहा है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है या भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, और इसका जो आयोजन है ये जोधपुर राजस्थान में किया गया है और इसका आयोजन 27 जुलाई से 4 अगस्त तक हुआ है और इस बार इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत युद्धक रणनीतियों का अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन है, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आंसर हो जाएगा उमा कांजीलाल। तो दोस्तों, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो पहली महिला कुलपति बनी है वो बनी है उमा कांजीलाल और इनकी नियुक्ति 25 जुलाई 2025 को की गई है। इग्नू की अगर हम बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके उद्देश्य की बात करें तो उच्च शिक्षा को दूरस्थ और मुक्त प्रणाली के माध्यम से सुलभ बनाना है। यह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है, फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है?
आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख ने। तो दोस्तों जो फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 है, इसका आयोजन बातोमी जॉर्जिया में किया गया था। तो इसके फाइनल में भारत की दिव्या देशमुख ने भारत की ही कोनेरू हम्पी को हरा करके ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। इस प्रकार से जो दिव्या देशमुख हैं वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। इस प्रकार से जो दिव्या देशमुख हैं वो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बनी हैं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। उन्हें इस वर्ल्ड कप जीतने के बाद, यानी दिव्या देशमुख को इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद $50,000 की राशि भी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का छठवां सबसे बड़ा भूकंप किस देश में आया है? आंसर हो जाएगा रूस में। तो रूस में अभी हाल ही में दुनिया का छठवां सबसे बड़ा भूकंप आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रूस का मैप और रूस में ये कामचटका नामक स्थान है। यहीं पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि दुनिया का छठवां सबसे बड़ा भूकंप है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज खोला जाएगा, यानी कि यह देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां पर MBBS की पढ़ाई पूरी तरह से हिंदी में होगी और इसकी सिलेबस की जो बुक्स होंगी वो भी हिंदी में ही उपलब्ध होंगी। 2027-28 से इस कॉलेज के शुरू होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, निसार सैटेलाइट हाल ही में किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा GSLV F-16 से। तो दोस्तों अभी हाल ही में निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और ये जो निसार सैटेलाइट है यह इसरो और नासा का संयुक्त सैटेलाइट है, यानी इसको इसरो और नासा दोनों ने मिलकर के तैयार किया है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को किया गया था शाम 5:40 पर। और इसको कहां से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। रॉकेट का नाम जरूर याद रखिएगा, GSLV F-16 से। और दोस्तों इसमें किसकी किसकी साझेदारी है? तो इसरो और नासा की साझेदारी है। इसकी जो लागत बताई जा रही है वो लगभग 12,500 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। और इसको किस कक्षा में स्थापित किया गया है? तो 743 किलोमीटर ऊंची सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अब जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी उनके लिए यूट्यूब को बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? आंसर हो जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य। तो मराठा सैन्य परिदृश्य को अभी हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो अभी दोस्तों जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति होती है उसकी 47वीं वार्षिक बैठक पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी और इसी बैठक में ये फैसला लिया गया है कि भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से यह भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। जो मराठा सैन्य परिदृश्य है इसमें 12 किले शामिल हैं। तो 11 किले महाराष्ट्र में हैं और 1 किला तमिलनाडु में है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से किले हैं? सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। और तमिलनाडु में कौन सा किला है? जिंजी किला। और ये सभी मराठाओं से संबंधित हैं। तो इन्हीं को अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों 2021 में रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2021 में ही धौलावीरा को, 2023 में शांति निकेतन को और होयसल मंदिर समूह को, 2024 में मोइदम्स को, अब 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिकृष्णन AR भारत के किस क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा 87वें नंबर के। तो दोस्तों हरिकृष्णन AR भारत के 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंधित तमिलनाडु राज्य से है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका वर्षा देश पांडे को।
तो दोस्तों, वर्षा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें लिंग समानता, प्रजनन अधिकार और लिंग चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ उनके आजीवन संघर्ष के लिए प्रदान किया गया है। और आपको याद रखना है कि इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य के सतारा नामक स्थान से है। इनके द्वारा 1990 में दलित महिला विकास मंडल की स्थापना की गई थी। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। पहली बार यह पुरस्कार 1983 में प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य है जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो कविंदर गुप्ता को अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। किसके स्थान पर? तो दोस्तों, वीडी मिश्रा जी के स्थान पर कविंदर गुप्ता को लद्दाख का एलजी बनाया गया है। और कविंदर गुप्ता की बात करें तो ये बीजेपी से संबंधित रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा ये जम्मू के मेयर भी रहे हैं 2005 से 2010 तक। अगला क्वेश्चन है, पुसापति अशोक गजपति राजू किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका गोवा। तो गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? पुसापति अशोक गजपति राजू। उन्होंने गोवा के राज्यपाल के रूप में PS श्रीधरन पिल्लई का स्थान लिया है। दोस्तों, गोवा की बात करें तो पणजी इसकी राजधानी है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है और गोवा में मुख्य रूप से भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, असीम कुमार घोष किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा। तो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं असीम कुमार घोष। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति की गई है और उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा अभी हाल ही में RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है और उन्होंने जो अपना पद है वो 31 जुलाई 2025 को संभाला है। 2026 तक वो अपने पद पर बनी रहेंगी। और आपको ये भी याद रखना है कि जो सोनाली मिश्रा हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली है और वो BSF में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। RPF की बात करें तो 1957 में RPF अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य काम होता है रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना, यात्रियों की सुरक्षा करना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन नारकोस RPF से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। तो जेनिक सिनर जो कि इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने विंबलडन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। जो विंबलडन प्रतियोगिता है 2025 वाली, इसका आयोजन विंबलडन लंदन में किया गया है और 30 जून से 13 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया है। इस बार इसका 138वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो पुरुष एकल के विजेता हैं जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं। उप विजेता हैं कार्लोस अल्कराज। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल की विजेता हैं इगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की हैं और उप विजेता हैं अमांडा अनिसिमोवा जो कि अमेरिका की हैं। तो ये विजेता आप जरूर नोट करें, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। हाल ही में किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, लीला अबू लैला को हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में प्रदान किया गया है। और किस संस्था के द्वारा दिया गया है? तो इंग्लिश पेन नामक जो संस्था है उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। लीला अबू लैला के पास सूडान और स्कॉटलैंड की नागरिकता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला कितने दिन के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से वापस आए हैं? आंसर हो जाएगा 18 दिन के बाद। तो शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 18 दिन के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, 18 दिनों के बाद ये पृथ्वी पर वापस आए हैं। इन्हें भेजा किस मिशन के तहत गया था? एक्सियोम 4 मिशन के तहत। एक्सियोम 4 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री थे जिसमें शुभांशु शुक्ला, फैगी वेटसन,
स्लोबोज उजनास्की और टिबोर कापू, ये 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे। इनको प्रक्षेपित कब किया गया था, इनकी लॉन्चिंग कब हुई थी, 25 जून 2025 को। वापसी कब हुई थी, 15 जुलाई 2025 को। और वापसी में जो समय लगा था वो 22.5 घंटे का समय लगा था। और क्रू ड्रैगन C213 जो स्पेस क्राफ्ट था, इससे इन्हें लाया गया है वापस। शुभांशु शुक्ला के बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं और यह भारत के पहले नागरिक हैं जिन्होंने प्राइवेट स्पेस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी हैं। और भारत के द्वारा जो गगनयान मिशन लॉन्च किया जाना है उसमें जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं उनमें भी शुभांशु शुक्ला का नाम है। अगला क्वेश्चन है, LIC के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा R दोराईस्वामी। तो R दोराईस्वामी को LIC के CEO और MD के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। LIC की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और यह पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य है आम नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा और निवेश के अवसर प्रदान करना। और LIC के द्वारा 2024 में हरियाणा से बीमा सखी योजना भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलिया स्विरिडेंको किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है यूलिया स्विरिडेंको। और आपको ये याद रखना है कि ये पहले उप प्रधानमंत्री और विकास एवं व्यापार मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। यूक्रेन की बात करें तो यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक कंट्री है। कीव इसकी राजधानी है। वोलोदिमिर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं यूलिया स्विरिडेंको। यूक्रेनी रिवनिया यहाँ की करेंसी है और इसकी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा से लगती है। इसकी समुद्री सीमा काला सागर और अजोव सागर से लगती है। देखिए दोस्तों, 1922 में यह सोवियत संघ का हिस्सा बना था और इसको सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली थी 1991 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में वोट देने की उम्र कितनी कर दी गई है? आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। तो पहले ब्रिटेन में वोट देने की जो उम्र थी वो 18 साल थी, लेकिन अब उसको घटा करके 16 साल कर दिया गया है। तो ये ब्रिटेन में वोट देने के अधिकार में एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड का विश्वविद्यालय है, इसका कैंपस भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम हरियाणा में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में द अमेरिका पार्टी की स्थापना किसने की है? आंसर हो जाएगा इलॉन मस्क ने। तो इलॉन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये जो पार्टी बनाई गई है इसकी घोषणा कब की गई है? 5 जुलाई 2025 को। और इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य है इलॉन मस्क का कि अमेरिका की वन पार्टी सिस्टम को चुनौती देना और नागरिकों को स्वतंत्रता वापस दिलाना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो 2025 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये ब्राजील में हुआ है। इस बार इसका 17वां संस्करण हुआ है 6 और 7 जुलाई को। आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन है ये ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है 6 और 7 जुलाई को। इस बार इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। देखिए दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे? तो नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है और यह एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। इसके 10 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई।
और अभी 2025 में इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किसे मिला है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर उन्हें उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है? प्रतीकात्मक चाबी प्रदान करने का अर्थ होता है एक प्रकार का सम्मान देना। तो जो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, तो उस शहर के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को एक सम्मान दिया गया है। इसके तहत उन्हें एक प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है। ठीक है, तो अर्जेंटीना का जो शहर है ब्यूनस आयर्स, उसके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। हाल ही में 2025 ग्रैंड शतरंज टूर में रैपिड खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुकेश डोमाराजू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा आस्था पूनिया। कौन बनी है दोस्तों? आस्था पूनिया। तो आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो विशाखापत्तनम में स्थित INS डेगा में बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स उन्होंने अभी हाल में पूरा किया है और उन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से वो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। यानी 2026 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये इंडिया में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संजोग गुप्ता। तो संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाए गए हैं। उन्होंने CEO के रूप में ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस का स्थान लिया है। ICC के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई UAE में इसका मुख्यालय है। इसके जो अब वर्तमान में मेंबर हो गए हैं वो 110 हो गए हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जय शाह है। अगला क्वेश्चन है, जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम। तो सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। ठीक है, तो 16 जुलाई 2025 को उन्होंने अपने पद की शपथ ली है। और सूरीनाम के बारे में अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर एक स्थित कंट्री है। पारामारिबो यहाँ की कैपिटल है और जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस यहाँ की राष्ट्रपति हैं। सूरीनामी डॉलर यहाँ की करेंसी है और यहाँ पर दोस्तों भारतीय मूल के जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। तो दोस्तों जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश है उसने अभी हाल ही में भारत के पेमेंट सिस्टम यानी UPI या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाया है। इस प्रकार से वो पहला ऐसा कैरेबियाई देश बना है जिसने UPI को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा, उनके द्वारा ब्राज़ील का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, तो उससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है। यह क्वेश्चन है, सबीर खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या COO बनाया गया है? आंसर हो जाएगा एप्पल। तो दोस्तों एप्पल कंपनी ने भारतीय मूल के सबीर खान को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। ठीक है, सबीर खान का संबंध मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से है, इस बात को आप याद रखिएगा। एप्पल कंपनी की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। स्टीव जॉब्स, स्टीव बोजनियाक और रोनाल्ड वैन, इनके द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और यह टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी है। IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो IPL की सबसे मूल्यवान कंपनी फ्रेंचाइजी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।
तो आरसीबी ने अभी हाल ही में आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी का दर्जा हासिल किया है। इसकी जो ब्रांड वैल्यू है ये बढ़कर के कितनी हो गई है, 269 मिलियन। आपको पता ही है कि आरसीबी के द्वारा आईपीएल 2025 का खिताब जीता गया है, इसके कारण उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ गई है। दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस है, तीसरे स्थान पर सीएसके है और चौथे स्थान पर केकेआर है। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा बुल्गारिया, यानी बुल्गारिया देश 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का मेंबर बन जाएगा। यूरो जोन का मेंबर बनने का अर्थ ये है कि अब इस देश की जो करेंसी होगी 1 जनवरी 2026 से वो यूरो हो जाएगी। तो वर्तमान में जो इसकी करेंसी है वो मतलब नहीं मानी जाएगी, इसकी करेंसी यूरो मानी जाएगी। बुल्गारिया की अगर हम बात करें तो सोफिया यहाँ की राजधानी है, राष्ट्रपति है रूमेन रादेव और वर्तमान में यहाँ की जो करेंसी है वो है लेव। लेकिन 2026 से इसकी जो करेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। देखिए यूरोपीय यूनियन का ये मेंबर बना था 2007 में, नाटो का ये मेंबर बना था 2004 में। इसकी जो सीमा है रोमानिया, सर्बिया, उत्तर मैसेडोनिया, ग्रीस और तुर्की से लगती है। अगला क्वेश्चन है खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पराग जैन, यानी पराग जैन जो हैं वो रॉ के नए प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, पराग जैन की बात करें तो वो 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की बात करें तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और यह भारत की खुफिया एजेंसी है और इसका प्रमुख काम होता है विदेशी खुफिया जानकारी को कलेक्ट करना, आतंकवाद, उग्रवाद और विदेशी षड्यंत्रों की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इसमें 53 देशों को शामिल किया गया था। शहरों की संख्या थी इसमें 291 और भारत इसमें तीसरे नंबर पर रहा है जहां पर 64 यूनिकॉर्न है। अमेरिका पहले जहां पर 758 और चाइना दूसरे जहां पर 343 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? तो ऐसा स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो जाता है उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। यानी कि कोई स्टार्टअप है अगर उसका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से अधिक हो जाता है तो उस कंपनी को या उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो भारत में कितने यूनिकॉर्न है? वर्तमान में 64 यूनिकॉर्न। अगला क्वेश्चन है हाल ही में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान हाल ही में प्रदान किया गया है। तो वो घाना देश की यात्रा पर गए थे तो वहां पर उन्हें द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो देखिए दोस्तों पेरिस डायमंड लीग 2025 के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है 88.16 मीटर का भाला फेंक करके। अगला क्वेश्चन है ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो देखिए ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, उसी दौरान अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ये 22 जून 2025 को चलाया गया था। तो इस ऑपरेशन के तहत ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन पर निशाना लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो 23 जून 2025 को त्रिपुरा ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इससे पहले गोवा और मिजोरम भी भारत के पूर्ण साक्षर राज्य बन गए हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा में उल्लास अभियान के तहत जो काम किया गया है उसके बदौलत त्रिपुरा की जो साक्षरता दर है वो 95.6% हो गई है। अगला क्वेश्चन है नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड का जो हैग शहर है वहां पर नाटो समिट 2025 का आयोजन किया गया है 24 और 25 जून को। और नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे। इस बात को आप याद रखिएगा। ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है इसका उद्देश्य क्या था? नाटो की सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना,
रक्षा खर्च बढ़ाना और यूक्रेन को समर्थन देना। नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 32 वर्तमान में इसके मेंबर हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका उद्देश्य सामूहिक रक्षा, संकट प्रबंधन और सहयोगी सुरक्षा। और इसका जो आर्टिकल 5 है तो इसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि यदि किसी एक देश पर, यानी कि जो भी नाटो का सदस्य देश है, अगर कोई देश इस पर हमला करता है तो ये माना जाता है कि ये हमला सभी देशों पर किया गया है और सभी देश इसका बदला भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 115 है। तो अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है। इस बार इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। 163 देश इसमें शामिल किए गए थे। भारत को 115वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि पाकिस्तान को 140वां, बांग्लादेश को 124वां और अफगानिस्तान को 163वां स्थान हासिल हुआ है। तो सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन है? अफगानिस्तान, इसको 163वां स्थान हासिल हुआ है। और टॉप 5 की बात करें तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रिया और 5वें स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने किस नाम का नया रक्त समूह खोजा है? आंसर हो जाएगा ग्वाडा नेगेटिव। तो देखिए, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का ब्लड ग्रुप खोजा है जिसका नाम है जी नेगेटिव या ग्वाडा नेगेटिव। तो यह दुनिया का 48वां ब्लड ग्रुप है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के द्वारा एक महिला की सर्जरी के दौरान इस ब्लड ग्रुप की खोज की है। अगला क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित किए जाएंगे नवंबर 2025 में। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसमें जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो शुरुआत है वो 2020 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा शिखर धवन। तो दोस्तों, शिखर धवन जो कि एक पूर्व क्रिकेटर हैं, तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और यह उनकी आत्मकथा है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के जो MCQs की ई बुक है और इसके अलावा जो आपको 12 महीने की डिटेल से जो ई बुक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। इसको प्राप्त करने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है रैनी 600। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिल रहा है। GK GS कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा जो कि SSC CGL CHSL MTS व्यापम वर्ग 2 SSC GD इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आपको इसको लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐप पर आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स की भी ई बुक मिल जाएगी और GK GS की भी ई बुक मिलेंगी। तो इनको सभी को प्राप्त कर लें। 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा आपको 199 रुपये में। तो इस पैकेज को प्राप्त कर लें। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप ऐप पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं जहां पर आपको डेली टेस्ट मिलता है। और इसी ऑप्शन पर, यानी कि जो टेस्ट पास वाला ऑप्शन है, इस टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।